एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसा मसला है जो आजकल हर दूसरे बंदे को है और मौसम की शिद्दत की वजह से भी कुछ लोगों में ये ट्रिगर हो जाता है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की वजह क्या है, इसका इलाज क्या है और इलाज के साथ साथ हम थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे कि ऐसे कौन से घरेलू टोटके हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे एलर्जिक राइनाइटिस सेटल हो सके या इम्प्रूव हो सके या कम से कम कंट्रोल में रह सके। तो सबसे पहले तो हम इसकी वजूहात पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमेशा ये बात रखें याद कि जो एलर्जी है वो जब भी ट्रिगर होगी वो बाहर से कोई एलिमेंट होगा जो बॉडी को ट्रिगर करेगा और बॉडी को एलर्जी हो जाएगी। तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह के एलर्जेंस होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा सांस के ज़रिए जो एलर्जेंस आपके जिस्म में जा सकते हैं उसमें पोलन्स हो सकते हैं, उसमें ये डस्ट हो सकती है। उसके अलावा अगर आपके घर में कोई पेट्स रखे हुए हैं तो उन पेट्स का जो है फ़र हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ तरीके से ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, डस्ट है, पोलन है या पेट्स का फर है, ये अगर आपके सांस के ज़रिए नाक के ज़रिए सांस लेते हुए जिस्म के अंदर जाएंगे तो आपके जिस्म में एलर्जी शुरू हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, एलर्जी आम तौर पे जो है वो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा देखी गई है। तीसरी बात, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी नेज़ल म्यूकोज़ा की इन्फ्लेमेशन कर देगी उसके साथ भी आपको एलर्जी शुरू हो जाएगी। चौथी बात, ये कुछ ऐसी चीज़ें खुराक में भी मौजूद हैं जिनसे लोगों को एलर्जी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुराक की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अंडों से एलर्जी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ़िश से एलर्जी है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पीनट से एलर्जी है। और अंडा, फ़िश और पीनट्स तीनों मशहूर एलर्जेंस हैं। जब किसी इंसान को किसी एक चीज़ से एलर्जी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको किसी दूसरी चीज़ से एलर्जी नहीं हो सकती, उसे किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दूंगी कि अगर किसी को फूड के फ्लेवर से फूड के कलर से एलर्जी है, यानी ऐसी कलर्स जो खुराक में डाले जाते हैं कलर इन्हांस करने के लिए, मोस्टली चाइनीज़ में इस्तेमाल होते हैं फूड कलर्स, तो उसको पोलन से भी एलर्जी हो सकती है, उसको पीनट से भी एलर्जी हो सकती है, उसको किसी और चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है। प्लस ऐसी बहुत सारी अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी की वजूहात मल्टी फैक्टोरियल हैं, एक से ज़्यादा इसकी वजूहात हैं। और जो भी शख्स एलर्जी का शिकार होता है उसको एज अ डॉक्टर हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप अपना ट्रिगर जो है खुद एनालाइज करें। आम तौर पे दूसरे या तीसरे विजिट में पेशेंट खुद बता देता है कि मैं नोट किया था मुझे इस चीज़ से एलर्जी ज़्यादा होती है, तो फिर उसके कंट्रोल के तौर पे उससे बचने के लिए कहा जाता है। दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब आपको अपने ट्रिगर का पता लग जाए तो उससे बचने के लिए जितनी ज़रूरी एहतियात आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मैंने इस चीज़ को पिक किया है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। अगर आपके बच्चों में एलर्जी पाई जाती है तो बच्चों के लिए आपको खुद पिक करना पड़ेगा कि आपका बच्चा ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करता है कि जिससे उसको एलर्जी हो जाती है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके इलाज के ऊपर। इसके इलाज के लिए जब भी आप किसी मौलिज के पास जाएंगे तो आपको एंटीहिस्टामीन्स प्रिस्क्राइब करेंगे। एंटीहिस्टामीन्स में अब थोड़ी सी लेटेस्ट एडवांसमेंट ये है कि ऐसी एंटीहिस्टामीन्स भी अवेलेबल हैं जो आपको जिनमें सिडेशन शामिल नहीं है, जिनको खा के आपको नींद नहीं आती। तो जब भी आप किसी मौलिद से एंटीहिस्टामीन्स प्रिस्क्राइब कराएं उन्हें ये रिक्वेस्ट कर दें, और आमतौर पे उन्हें पता भी होता है पेशेंट का स्टेटस कि ये वर्किंग मैन है या वर्किंग वुमेन है, तो वो दिन के टाइम जो एंटीहिस्टामीन इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, आमतौर पे डॉक्टर्स भी ऐसे ही देते हैं जो नॉन सेडेटिव हो, यानी जिसमें नींद ना हो। दूसरा एक तरीका है जी नेज़ल इरिगेशन। इसमें आप सेलाइन जो है वो डाल सकते हैं नाक में। ये सेलाइन के ड्रॉप्स भी मिलते हैं, वरना इस पानी में नमक डाल के आप यूँ समझे कि नाक में उसके ड्रॉप्स डाले जाते हैं, और उससे भी काफ़ी हद तक जो ये एलर्जी है या एलर्जिक राइनाइटिस है, इसमें नाक से पानी बहना, छींके आना और नाक की एलर्जी से रिलेटेड जितने इसके सिम्टम्स हैं काफ़ी हद तक सेटल हो जाते हैं। तीसरा इसमें ये कि जी नेज़ल स्प्रेज दिए जाते हैं स्टीरॉइड्स के, और यूजुअली 1 to 2 स्प्रेज के साथ ही पेशेंट स्टेबल हो जाता है आमतौर पे। चौथा एक और तरीका ये है कि इम्यूनोथेरेपी की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ एलर्जन से बॉडी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि बॉडी उस एलर्जन को अडैप्ट कर ले और स्लोली उस एलर्जन के लिए रिएक्ट करना कम कर दे। तो ये थोड़े से जो हैं तरीके मौजूद हैं एलर्जिक राइनाइटिस को कंट्रोल करने के या नाक की एलर्जी को कंट्रोल करने के। अब हम बात कर लेते हैं घरेलू टोटकों पे या ऐसी कुछ बातों पे जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये एलर्जन फाइंड कर लें तो उससे बचने के लिए तरीका निकालें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको डस्ट से एलर्जी है तो कोशिश करें कि जब भी घर में झाड़ पोंछ हो रही हो तो उस कमरे में ना जाएं।
आपके कमरे में अगर सफाई हो रही है तो आप वक्ती तौर पे उस कमरे से बाहर निकल जाएं। अगर आप बाहर वॉक पे जा रहे हैं या एक्सरसाइज पे जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाएं। अगर आपका रोज़ाना घर से निकलना बहुत ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल हर वक्त करें, और समटाइम्स हम डबल मास्क भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये आपकी बहुत सारा जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं इसी बात से। दूसरी बात ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस रहता है या नाक की एलर्जी रहती है तो थोड़ी सी वैसलीन लेके नाक के नथरों में डाली जा सकती है। उसको वो एक लेयर बना देगी आपके नोज़ के अंदर। जो एलर्जिन अंदर जाने लगेगा तो वो वैसलीन पे चिपक जाएगा और आपके जो है ना बॉडी के अंदर नहीं जा सकेगा सांस के ज़रिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ढेर सारी वैसलीन लेके अपना नाक स्टफ़ कर लें और फिर बाद में आपको उसी वैसलीन से मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल हो रहे हैं और आपको सांस ही ना आ रहा हो। सो आई वॉन्ट एडवाइस कि आप उसको इमेच्योरली करें। इसको आप डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि अपनी खुराक में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनमें फ्लेवोनॉइड्स ज़्यादा पाए जाते हों। फ्लेवोनॉइड में एक सब्सटेंस है जिसे क्वरसेटिन कहते हैं, और ये सब्सटेंस सोजिश को कम करता है। अब ये पाया किन किन चीज़ों में जाता है? ये सेब में पाया जाता है, ये अंगूर में पाया जाता है, ये बेरीज़ में पाया जाता है, ब्लैक बेरीज़ हैं, रेड बेरीज़ हैं, चेरीज़ हैं, इनमें पाया जाता है। तो ये क्वरसेटिन जो है ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा। फ्लेवोनॉइड वाली अपनी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर लेनी है। दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि विटामिन सी को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। आजकल मार्केट में अवेलेबल है ऑरेंजेस, लेकिन विटामिन सी सिर्फ ऑरेंजेस में पाया नहीं जाता। विटामिन सी लेमन में भी पाया जाता है, विटामिन सी मैंगोज़ में भी पाया जाता है, बहुत सारे फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जब आपको चीप विटामिन सी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश फ्रूट्स तो आपको महंगे सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको डाइट में एज नेचुरल जो है वो सोर्स इंक्लूड कर लें तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और सीजनल फ्रूट्स जो हैं उनमें पाया जाता है, आपको राउंड द ईयर ही ऐसे फ्रूट्स मिल जाएंगे जिनमें आपको विटामिन सी मिलता रहेगा। तो इसके बाद आखिरी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सटेंस, दैट इज़ जिंजर। जिंजर में एक सब्सटेंस पाया जाता है 6 जिंजरोल, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये आपके जिस्म से सोजिश को कम करता है और ऐसी तमाम चीज़ें जो ट्रिगरकारी होती हैं एलर्जीज़ को, उनको सेटल कर देता है। तो जिंजर को आप डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग में जो जूस लेते हैं उसमें हल्का सा टुकड़ा अदरक का डाल लेते हैं, तो वो उनके जूस में शामिल हो जाता है। उसमें और चीज़ें भी शामिल होती हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अदरक का कावा बना लें, अदरक की चाय बना लें। इसके अलावा आप इसको किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मुताबिक आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में अडाप्ट कर सकते हैं कि आपने जिंजर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हल्दी में एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपकी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको बढ़ने से रोकता है। तो ये भी अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे, आमतौर पे तमाम खानों में हल्दी हम डालते हैं, पाकिस्तानी खानों में डाली जाती है। इसके अलावा अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप रात को इसमें दूध में हल्की सी हल्दी डाल के ले सकते हैं। इसके मार्वेलस रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, इससे आपकी एलर्जीज़ भी सेटल होंगी और इसके और भी जिस्म पे हैरत अंगेज़ असरात हैं। और हल्दी के इस्तेमाल के ऊपर हम जल्द एक वीडियो आगे बनाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। मैंने आपको इसके शुरू में वजह भी बता दी है, वजह को कंट्रोल कैसे करना है ये भी बता दिया है, और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है वो भी बता दिया है। लेकिन आप जो भी इसका इलाज करें, कोशिश करें कि डॉक्टर के मशवरे से इसका करें, गूगल करके या होम मेडिकेशन करके या सेल्फ मेडिकेशन करके अपना इलाज करने की कोशिश ना करें। किसी माहिर मुआलिज से रब्ता करके ही आप इसको इलाज कराएं।